वेलकम बैक गाइस टू अनाइम टाइम मोमेंट्स। आज के दिन हम बात करने वाले हैं स्वेलोड स्टार के एपिसोड 134 के पार्ट 2 पर। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पर सबसे पहले हम 3x माउंटेन की मेंबर को मिलते हैं, जो कि होंग से कहती है कि तुम्हारे पास ये बहुत ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए बल्कि यूनिवर्स में और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। मगर होंग उससे कहता है कि तुम्हारे रिमाइंड करवाने का बहुत ज्यादा शुक्रिया, हालांकि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा मौका है, मगर ये अर्थ के लिए अच्छा मौका नहीं है और मेरे स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे का मकसद भी सिर्फ अर्थ को ही प्रोटेक्ट करना है। तो जब अर्थ ही न रही तो मैं स्ट्रॉन्ग बनकर क्या करूंगा, जिसकी वजह से पहले तो मुझे अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा, जिसके बाद ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। जिसके साथ ही वो मेंबर यहाँ से चली जाती है और उसी के साथ ही ली शैन की एंट्री होती है, जो कि आके कहता है कि यूनिवर्स में 20,000 साल तक घूमते रहना तुम्हें अच्छे से ये कंसीडर कर लेना चाहिए। और उसी के साथ साथ लू फेंग से कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि चियानवू यूनिवर्स किंगडम तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग कहता है कि मैंने उनकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया हुआ है और वो लोग मिल्की वे से रिलेटेड हाईलैंड शैन किंगडम की पॉलिसी के साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं करने वाले, जिसकी वजह से मेरा उन्हें ज्वाइन करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। और अभी के लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अरीना मैच है। जिसके साथ ही बवाता यहाँ पर आती है और आते ही लू फेंग से कहती है कि तुम्हारे अगले मैच 1-on-1 मैच होने वाले हैं और अगर तो तुम सीधा 4 मैचेस में एक साथ ही जीत जाते हो तो फिर मिल्की वे को हासिल करना तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान काम होगा और उसी के साथ साथ तुम इस राउंड में भी जीत जाओगे। मगर इन राउंड्स में आने वाले सब लोग ही जीनियस होने वाले हैं और मुझे ऐसा लगता है कि नाबिनी को तुम 3rd राउंड में मिलने वाले हो और 4th राउंड में तुम रोंग जुन को मिलोगे। जो सुनते ली शैन काफी ज्यादा परेशान होता है, क्योंकि नो डाउट रोंग जुन की पावर काफी ज्यादा अमेजिंग लेवल पर है और उसी के साथ साथ अपने बॉर्न प्लेनेट से ही उसे ऐसी एबिलिटीज मिलती हैं जो कि उसे यूनिवर्स के बाकी ज्यादा फाइटर्स में बहुत ज्यादा डिसेंट फाइटर बनाती हैं। मगर ऐसा नहीं कि 4th राउंड में अगर लू फेंग हार जाता है तो वो इस मैच से ही बाहर हो जाएगा, बल्कि इन लोगों के पास एक नॉमिनेशन का और ऑप्शन होगा, जहां पर अगर तो को किंगडम स्पेशली लू फेंग को नॉमिनेट करता है तो फिर लू फेंग दोबारा से इन मैचेस में वापस आ सकता है। जिसके साथ ही हम देखते हैं सब लोग लू फेंग के आने वाले मैचेस के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और वहीं पर लू फेंग अपने फर्स्ट और सेकंड ओपोनेंट को बहुत ही ज्यादा आसानी से बीट कर लेता है। जिसके बाद बारी आती है लू फेंग वर्सेस नाबिनी के राउंड की, जहां पर इनके मैच से पहले हम देखते हैं नाबिनी को, जो कि हारग्रेव और 9th प्रिंसेस के सामने मौजूद होता है और 9th प्रिंसेस उसे एक ऐसा लिक्विड देती है जो कि बहुत ही जल्दी किसी भी इंसान की पावर को बूस्ट कर सकता है, जिसकी वजह से वो इंसान ओरिजिनल लॉ को समझने के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है और उसकी ओरिजिनल लॉ की अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाती है। जिसके साथ ही नाबिनी इस लिक्विड को ड्रिंक कर लेता है और उसी के साथ ही 3rd राउंड स्टार्ट होता है, जहाँ पर हम लू फेंग वर्सेस नाबिनी की फाइट देखने वाले हैं। जिसके साथ ही हम देखते हैं लू फेंग और नाबिनी के दरमियान जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है तो नाबिनी लू फेंग को बहुत ज्यादा हार्ड टाइम दे रहा होता है और उसके ओरिजिनल लॉ के अपग्रेड होने के बाद तो उसकी पावर को डील करना लू फेंग के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा होता है। जिससे बचते ही लू फेंग कहता है, जैसे ही मैं इसकी आइस के थ्रू रेस्ट्रिक्ट हो जाऊंगा तो फिर मेरे अटैक किसी भी काम के नहीं रहेंगे, ना ही मैं अटैक अनलिश करने के काबिल रहूंगा, जिसकी वजह से मुझे जल्दी से जल्दी ब्रेक थ्रू करना होगा। जिसके साथ ही लू फेंग अपने गॉड डिसेंट आर्मामेंट को यूज करता है और उसकी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म को यूज करते हुए इस आइस का ब्रेक थ्रू करने लगता है और इसी को काउंटर करने के लिए नाबिनी अपनी आइस एबिलिटीज का यूज करता है और आइस लॉ का यूज करते हुए लू फेंग को आसानी से काउंटर कर लेता है। मगर जैसे ही नाबिनी लू फेंग पर किलर अटैक करने लगता है तो लू फेंग उसे आसानी से डॉज कर लेता है। जिसके बाद इनके दरमियान दोबारा से क्लोज कॉम्बैट स्टार्ट होती है, जहाँ पर देखने से साफ ये पता चल रहा था कि नाबिनी बहुत ही ज्यादा हार्ड टाइम लू फेंग को दे रहा था। जिसके साथ ही हम हारग्रेव को देखते हैं, जो कि नाबिनी की पावर्स को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, नाबिनी ने एक बहुत ही ज्यादा कोल्ड प्लेनेट पर अपनी ट्रेनिंग की हुई है और वो वहाँ पर अपनी डोमेन को प्रैक्टिस किया करता था, जहाँ पर 0 डिग्री टेम्परेचर होता है, जिसकी वजह से आइस डोमेन के अंदर लू फेंग को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रगल करना होगी और नाबिनी के लिए ये फाइट उतनी ही ज्यादा हार्ड हो जाएगी। जिसके साथ ही हम देखते हैं बबाता को, जो कि लू फेंग के लिए जरा भी परेशान नहीं होती और उसी के साथ ही कहती है, लू फेंग बाइलान प्लेनेट पर बहुत ही ज्यादा देर प्रैक्टिस करता रहा है ताकि वो आइस डोमेन का काउंटर ढूंढ सके और अपनी बॉडी को उसके लिए तैयार कर सके, जिसकी वजह से लू फेंग इतनी आसानी से नहीं हारने वाला। जिसके साथ ही हम देखते हैं दोबारा से जैसे ही नाबिनी लू फेंग पर अटैक करने लगता है तो लू फेंग अपनी स्काई शील्ड की सेकंड डिफेंस फॉर्म को यूज करता है, जो कि स्वॉर्ड मैट्रिक्स फॉर्मेशन होती है और उसी के साथ ही लू फेंग अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म का यूज करते हुए अपने वेपन्स के थ्रू उस पर अटैक करने लगता है और नाबिनी से कहता है, चाहे तुम मुझे आइस के अंदर इस तरह से रोक कर भी रख लो, मगर फिर भी तुम मेरे वेपन्स का मुकाबला किस तरह से करोगे। तो मैं आप सबको दोबारा से याद करवाता
चलूं, लू फेंग बेसिकली स्पिरिचुअल मास्टर है, मगर उसी के साथ साथ लू फेंग फिजिकल ट्रेनिंग भी करता है, जिसकी वजह से लू फेंग से क्लोज कॉम्बैट करते हुए काफी ज्यादा लोगों को ऐसा लगता है कि शायद से लू फेंग बेसिकली फिजिकल फाइटर है और स्पिरिचुअल मास्टर उसकी सेकंड फॉर्म है, बल्कि ये उसका बिल्कुल उल्ट है। लू फेंग की स्पिरिचुअल पावर उसकी फिजिकल पावर से काफी ज्यादा है, जिसके साथ ही हम देखते हैं जैसे जैसे ये फाइट कंटिन्यू हो रही होती है तो लू फेंग को भी इस बात का पता होता है कि एक पॉइंट पर आकर नाबिनी की पावर बिल्कुल ड्रेन हो जाएगी, जिसके बाद नाबिनी लू फेंग के साथ बैक फाइट भी नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ही लू फेंग अभी के लिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा टाइम बाय कर रहा होता है और इसी बात की समझ हार्ग्रेव को पहले ही आ चुकी होती है। जिसके साथ ही हम देखते हैं नाबिनी दोबारा से अपने एक किलर अटैक को यूज करता है, जिसमें काफी ज्यादा पावर पुट हुई होती है और उसी को यूज करते हुए वो उससे लू फेंग पर अटैक कर देता है, जिसका काउंटर करने के लिए लू फेंग भी अपनी इल्यूजन फॉर्म स्वॉर्ड की सारी छोटी स्वॉर्ड्स को एक साथ जमा कर लेता है और अपने किलर अटैक को भी रेडी कर लेता है और उसी के साथ ही वापस नाबिनी पर अपना किलर अटैक यूज करता है, जो कि यहीं पर नाबिनी को एंड कर देता है, जिसके साथ ही लू फेंग इस थर्ड मैच को भी जीत जाता है। जिसके साथ ही हमारा पार्ट 2 यहीं पर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए।